Hello students, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। और जैसे कि आपको पता होगा, जब हमारा मंथ कंप्लीट होता है तो मैं आपके लिए एक मंथली करंट अफेयर्स का वीडियो लेके आता हूं। तो हमारा जो मंथ कंप्लीट हुआ है वो है सितंबर 2025। तो मैं आपके लिए पूरी सितंबर की करंट अफेयर्स एक सिंगल लेक्चर में मैं आपको यहाँ पर कवर करूंगा। और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही हम आपके लिए मंथली करंट अफेयर्स के वीडियोस बनाते रहें तो इस वीडियो को जाकर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, जिसमें आपको ऐसे ही आगे की भी मंथली की करंट अफेयर्स मिलती रहे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सितंबर 2025 में क्या क्या चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप सबके एग्जाम्स है उसको देखते हुए हमने आपके लिए कंपाइल्ड बुकलेट बना दी है 9 मंथ करंट अफेयर्स के लिए। जनवरी से सितंबर तक सारी करंट अफेयर्स 16 पॉइंट्स में हमने बना दिए टॉपिक वाइज, जैसे कि नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, स्टेट न्यूज, अवार्ड्स, इंडेक्स, स्पोर्ट्स, ऐसे 16 टॉपिक्स जो यहाँ पर मेंशन है उस पर हमने बुकलेट बना रखी है। ये बुकलेट टोटल 100 पेजेस की है। मैं आपको इसका सैंपल भी दिखा देता हूँ। ये देखिए 3 पेजेस का मैं आपको सैंपल दिखा रहा हूँ, किस तरह पॉइंट फ्रेम में इस बुकलेट को बनाई है। इजीली आप इसको पढ़ के चले जाइए, सारे क्वेश्चंस आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। आप सोचेंगे बुकलेट मिलेगी कैसे, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे नोट्स के लिए आपको इस नंबर पे, दैट इज 8815306208 पे व्हाट्सएप करना पड़ेगा। हम आपको डिटेल्स व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर देंगे कैसे आप बाय कर सकते हैं। और जिसको एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब वहां से जाकर ऐप को डाउनलोड कर लें और आपको ये कोर्स जो है, याद रखिएगा, इस करंट अफेयर्स का कोर्स वहां पर अवेलेबल हो जाएगा। ओके, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हुए देखते हैं सितंबर 2025 में क्या क्या चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं नेशनल अपॉइंटमेंट से। तो जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं सितंबर में उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है डेप्यूटी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिसेंटली आरबीआई ने एक नया डेप्यूटी गवर्नर अपॉइंट किया है, ठीक है। उनका नाम है दैट इज शिरीष चंद्र मुर्मू। याद रखिएगा, शिरीष चंद्र मुर्मू जो है ये अपॉइंट हुए एज ए डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई। और एक्चुअली जो एम राजेश्वर राव हैं ये रिटायर्ड हो रहे हैं, तो इन्हीं को रिप्लेस करेंगे मुर्मू जी। ओके, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है, लेटेस्ट अपॉइंटेड डेप्यूटी गवर्नर है। और भी डेप्यूटी गवर्नर है आरबीआई के, बट जो लेटेस्टली अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है शिरीष चंद्र मुर्मू। ओके, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट पे आते हैं। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन की बात करते हैं। देखिए पहले भी सतीश कुमार ही थे, उनको वापस रीअपॉइंट कर दिया गया एज चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड। कौन है अभी? सतीश कुमार। ओके, नेक्स्ट 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, एनडीए के कैंडिडेट थे, नाम था सीपी राधाकृष्णन, जिन्होंने इंडिया ब्लॉक के सुदर्शन रेड्डी को हरा दिया और देश के वाइस प्रेसिडेंट बन गए। याद रखिए सीपी राधाकृष्णन। ओके, ये फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं, कहाँ के? महाराष्ट्र के। मतलब ये पहले महाराष्ट्र के गवर्नर थे बट अब ये वाइस प्रेसिडेंट हो गए हैं। तो आप सोचोगे सर अब महाराष्ट्र का गवर्नर कौन है? तो अब जो महाराष्ट्र के गवर्नर है, तो मैं आपको बता दूं जो गुजरात के गवर्नर है, कौन है? गुजरात के गवर्नर, ये उनकी इमेज है, इनका नाम है आचार्य देवव्रत। इनको एडिशनल चार्ज दे दिया गया है गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र का, मतलब गुजरात के भी यही रहेंगे और महाराष्ट्र का भी इनको एडिशनल चार्ज मिल गया है आचार्य देवव्रत को। ओके, चलिए नेक्स्ट। वाइस प्रेसिडेंट अभी मैंने बताया आपको सीपी राधाकृष्णन जी अपॉइंट हुए हैं, उनके लिए सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं। ये रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है, नाम है अमित खड़े। ये अपॉइंट हुए द सेक्रेटरी ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट है सीडीएस की बात कर रहा हूँ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो पहले भी हमारे जनरल अनिल चौहान जी ही थे। ओके, उनको जो सर्विस है उनका टेन्योर खत्म हो गया था, तो उनको एक्सटेंशन मिल गया है उनकी सर्विस में। तो हमारे सीडीएस जो अनिल चौहान है ये कंटिन्यू रहेंगे, एक्सटेंशन ऑफ सर्विस है किनकी? अनिल चौहान की। तो पूछा आपसे सीडीएस एट प्रेजेंट कौन है, तो करेक्ट आंसर होगा अनिल चौहान। ओके, नेक्स्ट इंडिया ऑनररी एम्बेसडर फॉर जेंडर इक्वालिटी, किसको अपॉइंट किया है? मैं आपको बता दूं यूएनएफपीए, दैट इज यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड जो है, याद रखिए यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। इसने जो एक फेमस एक्ट्रेस है, नाम आपने शायद सुना होगा, कृति सेनन, उनको बनाया है अपना एम्बेसडर फॉर जेंडर इक्वालिटी। ओके, मैं आपको बता दूं यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड जो है उसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है, ठीक है। और कृति सेनन को इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं, दैट इज सीजीसीए, फुल फॉर्म है कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स, ये इसका फुल फॉर्म है। और कौन अपॉइंट हुए हैं कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स? ये अपॉइंट हुई है वंदना गुप्ता। याद रखिएगा वंदना गुप्ता जो है वो अपॉइंट हुई है कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स। ओके, ये एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है फाइनेंशियल मैटर्स में, रिलेटेड टू टेली कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन सेक्टर। उसके फाइनेंशियल मैटर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट पोजीशन है, दैट इज कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स। ओके, कौन अपॉइंट हुई? वंदना गुप्ता। नेक्स्ट है, अब आपको बता देता हूं कुछ चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए रिसेंटली, जैसे पटना हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं। ये उनकी इमेज, नाम है जस्टिस पवन कुमार।
ही हैज बीन अपॉइंटेड एज पटना हाई कोर्ट चीफ जस्टिस। ओके, ऐसे बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं, ये है उनकी इमेज। इनका नाम है जस्टिस श्री चंद्रशेखर। ही हैज बीन अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। ओके, नेक्स्ट मणिपुर हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं, ये है उनकी इमेज। इनका नाम है जस्टिस एम सुंदर। ही हैज बीन अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट। ओके, नेक्स्ट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, नाम है श्रीनिवास इंजती। याद रखिए, श्रीनिवास इंजती जो है, ही हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं बीसीसीआई प्रेसिडेंट की बात करते हैं। पहले बीसीसीआई के प्रेसिडेंट जो थे वो थे रॉजर बिन्नी। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया दैट इज बीसीसीआई के नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हो गए हैं। 37वें प्रेसिडेंट है बीसीसीआई के, ये है उनकी इमेज। इनका नाम है मिथुन मन्हास। याद रखिए, मिथुन मन्हास बहुत फेमस है, दिल्ली टीम के कैप्टनसी कर चुके हैं। ओके, विराट कोहली इनकी कैप्टनसी में भी खेले हुए हैं, है ना। तो इनका नाम आपको याद रखना, रॉजर बिन्नी अब को रिप्लेस कर लिया मिथुन मन्हास ने। ओके, नेक्स्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन दैट इज DUSU का प्रेसिडेंट इलेक्शन हुआ, और उसमें जो प्रेसिडेंट इलेक्शन जीता है वो ये है उनकी इमेज। इनका नाम है आर्यमान। देखिए, करंट अफेयर्स का ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट मैंने देखा आजकल बहुत सारे न्यूज़पेपर में इस आर्टिकल को कवर किया गया था। ठीक है, ये एक इलेक्शन की तरह कवर किया गया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है किसी किसी एग्जाम्स में पूछ लें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, वो किसने जीता है। याद रखिए, करेक्ट आंसर दैट इज आर्यमान ने जीता है। ABVP से बिलोंग करते हैं, दैट इज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से बिलोंग करते हैं ये। ठीक है, और इन्होंने हराया कि नंदिता चौधरी जो है, उनको इन्होंने, जो कांग्रेस बैक्ड NSUI है, दैट इज नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, उसके कैंडिडेट को इन्होंने हराया है प्रेसिडेंटशिप के लिए। ओके, नेक्स्ट है मैं आपको बता दूं, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है देश के, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, पहले भी यही थे, दैट इज R वेंकट रमन। ओके, और इनको वापस से रीअपॉइंट कर दिया गया है एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट कनाड दास। यहां पर आप कनाड दास को देख सकते हैं। He has been appointed as डायरेक्टर ऑफ बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया, दैट इज BSI बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अपॉइंट हुए हैं कनाड दास एज अ फर्स्ट माइकोलॉजिस्ट है। माइकोलॉजिस्ट मतलब जो प्लांट डिसीज को स्टडी करते हैं, उनको कहते हैं माइकोलॉजिस्ट। ओके, ये प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट के बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं, और इसको याद है कि इंस्टीट्यूट जो है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर वर्क करती है। ओके, और स्पेसिफिकेशन जो इनका है वो है टेक्सोनॉमी ऑफ फंगाई, तो फंगाई पर स्टडी करते हैं ये, और अभी डायरेक्टर अपॉइंट हुए बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। नेक्स्ट है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, याद रखिए CGA, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। तो इसका आपको याद रखना है, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस की ऑफिसर हैं, ये उनकी इमेज। इनका नाम है TCA कल्याणी। शी हैज बीन अपॉइंटेड एज कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। याद रखिए, सॉरी यहाँ पे कंट्रोलर लिख दिया है, आई थिंक इट इज कंट्रोलर। ओके, इसको सही कर लेना आप। ठीक है, मैं इसको जब PPT दूंगा या आपको PDF दूंगा तो उसको सही करके दे दूंगा। इट इज कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, दैट इज CGA। ओके, है ना, तो इसको आपको सही करना है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है बॉडी। ओके, और अभी रिसेंटली अपॉइंट हुई, कौन हुई? TCA कल्याणी। ओके, चलिए नेक्स्ट है CISF के DG अपॉइंट हुए, नए DG अपॉइंट हुए CISF के, नाम है प्रवीण रंजन। ओके, प्रवीर रंजन, ये उनकी इमेज है। ऐसे ITBP के DG अपॉइंट हुए, नाम है प्रवीण कुमार। यार कि प्रवीर रंजन, प्रवीण कुमार बहुत ही सिमिलर नेम है, तो ऑप्शन में दे देंगे तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये मैंने दोनों की इमेज और इसके बारे में क्लियर आपको कर दिया है। ओके, नेक्स्ट आते हैं नेशनल अपॉइंटमेंट्स का, तो हम डिस्कस करते हैं अपनी इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स को, और देखते हैं इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स इस सितंबर मंथ में क्या क्या थी। ओके, सबसे पहले थाईलैंड के नए PM अपॉइंट हुए हैं, नाम है दैट इज अनुतिन, दैट इज कान्नेविराकुल। ओके, तो कान्नेविराकुल, अनुतिन कान्नेविराकुल जो है, ही हैज बीन अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड। ओके, कमेंट बॉक्स में मुझे थाईलैंड की कैपिटल क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ थाईलैंड, या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। नेक्स्ट है नॉर्वे के नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए, नाम है जोनस गार। जोनस गार जो है नॉर्वे के न्यू प्राइम मिनिस्टर हैं। यूके के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए डेविड लैमी। तो डेविड लैमी कौन अपॉइंट हुए? यूके के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। कमेंट बॉक्स में बताइए यूके के PM कौन है, हु इज द PM ऑफ यूके प्रेजेंटली, या मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, नेक्स्ट सुशीला कर्की, बता दूं शी हैज बीन अपॉइंटेड एज ए प्राइम मिनिस्टर, एक तरीके से इंटरिम गवर्नमेंट जो नेपाल में बनी है उसकी जो प्राइम मिनिस्टर बनी है, पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर हैं जो इंटरिम गवर्नमेंट को संभाल रही है, नाम है सुशीला कर्की। ओके, तो शी हैज बीन अपॉइंटेड, इनका नाम आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखना है। अब सुनोगा जेनजी का जो रिवोल्ट हुआ था वो नेपाल में ही हुआ था। ओके, नेक्स्ट जमैका के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं, नाम है एंड्रू हॉलनेस। ओके, नेक्स्ट फ्रांस के भी नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए, ये उनकी इमेज, इनका नाम है सेबेस्टियन लोकानु। ओके, नेक्स्ट है गुआना के जो प्रेसिडेंट है, पहले भी इरफान अली थे, वापस री अपॉइंट हो गए हैं गुआना के प्रेसिडेंट, नाम है इरफान
अली। ओके, तो ये जितनी भी थी ये सारी इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स थी, मैंने नेशनल और इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट दोनों आपको करा दी है। चलिए अब हम आते हैं अपनी नेशनल न्यूज में और देखते हैं नेशनल न्यूज सितंबर मंथ में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ओके, थोड़ा मैं पानी पी लेता हूं, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेशनल न्यूज को। तो देखिए नेशनल न्यूज में वर्ल्ड का फर्स्ट सिरेमिक वेस्ट पार्क, नाम है अनोखी दुनिया, ये कहां पे बनाया जा रहा है, ये वर्ल्ड का फर्स्ट है, इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इसको डेवलप करी है, वर्ल्ड का पहला सिरेमिक वेस्ट पार्क है जिसका नाम है अनोखी दुनिया। ओके, और ये बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में डेवलप किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट, इंडिया का फर्स्ट पीएम मित्र पार्क, याद देखिए पीएम मित्र पार्क मतलब प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क। ठीक है, तो सरकार ने 7 जगह पीएम मित्र पार्क बनाने की बात की थी, जैसे कि मध्य प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटका, यूपी, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। ठीक है, तो पहला पीएम मित्र पार्क है, उसकी फाउंडेशन जो है अभी रखी गई है और वो रखी गई मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट में। ओके, चलिए, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है। नेक्स्ट है इंडिया का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व। अच्छा, जिसको ये नहीं पता ये पीएम मित्र पार्क किससे रिलेटेड है, याद है टेक्सटाइल, कपड़ों से रिलेटेड है, कपड़ों के लिए एक पूरा पार्क डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इंडिया का फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व, तो ये न्यूज में क्यों है, देखिए जो IUCN है आपका, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, उसने रिकॉग्नाइज किया इंडिया का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व जो कि पाल्क बे में है। ठीक है, तो उसने रिकॉग्नाइज कर लिया है, तो इसलिए ये न्यूज में आ गया है। तो पूछ सकते हैं आपसे कि इंडिया का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व कहां है, तो करेक्ट आंसर पाल्क बे है। ओके, नेक्स्ट, इंडिया का फर्स्ट AI पावर ट्रांसलेटर फॉर ट्राइबल लैंग्वेजेस, तो ट्राइबल लैंग्वेजेस के लिए इंडिया का पहला AI पावर ट्रांसलेटर बनाया गया है। इसका नाम क्या, इसका नाम है आदि वाणी, याद रखिएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये AI बेस्ड ट्रांसलेशन मॉडल जो है ट्राइबल लैंग्वेजेस का, है ना, इसको भी रिसेंटली लॉन्च किया गया है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ट्रांसलेटर है ट्राइबल लैंग्वेजेस का नाम है आदि वाणी। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड की फर्स्ट डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, और ये जो यूनिवर्सिटी है इसका नाम याद रखना आदि संस्कृति। ओके, इसको मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने इसको लॉन्च किया आदि संस्कृति को, और याद रखिए भारत मंडपम में इसको लॉन्च किया गया है। तो पूछ सकते हैं वर्ल्ड की फर्स्ट डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी जो कि इंडिया ने बनाया है, इसका नाम है आदि संस्कृति। ओके, तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा भी हुआ है वर्ल्ड की फर्स्ट डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली में लॉन्च हुई है, नाम है आदि संस्कृति, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नेमो भारत। नेमो भारत क्या है, देखिए नेमो भारत ट्रेन है और ये इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन बन गई है, ऑपरेटिंग एट 160 किलोमीटर पर आवर। पूछ सकते हैं इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन कौन बनी है, तो करेक्ट आंसर नेमो भारत है। नेक्स्ट है एशिया का लार्जेस्ट रेल ऑपरेशन कमांड सेंटर, ये कहां पर है, तो याद रखिएगा गुजरात के साबरमती में एशिया का बिगेस्ट रेल ऑपरेशन कमांड सेंटर जो है वो बनाया गया है। तो गुजरात है टेकन अ जायंट लीप इन रेल इंफ्रास्ट्रक्चर विद द लॉन्च ऑफ एशियाज लार्जेस्ट रेल ऑपरेशन कमांड सेंटर। ठीक है, जो कि साबरमती गुजरात में सिचुएटेड है। ओके, और ये जो सेंटर है ये मॉनिटर करेगा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर को, जो कि मैं बता दूं यूपी से कनेक्ट करेगा, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र तक ये उसको कनेक्ट करेगा। ओके, जो आपका वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर है, ओनली रेल नेटवर्क कनेक्टिंग, जो मैंने बताया आपको अलग अलग स्टेट से कनेक्ट कर रहा है, इसको ये मैनेज करेगा एशिया का लार्जेस्ट रेल ऑपरेशन कमांड सेंटर। नेक्स्ट, बता दूं जो रामसर साइट्स हैं, अब टोटल रामसर साइट्स हो गई 93, पहले 91 थी, अभी 2 नई रामसर साइट्स ऐड हुई है जो कि दोनों ही बिहार की, एक है गोकुल रिजर्वायर, एक है उदयपुर लेक, याद रखिएगा, और दोनों जो हैं वो बिहार में हैं और इनको रामसर साइट की तरह ऐड कर दिया गया। तो अब टोटल इंडिया में रामसर साइट्स हो गई 93 और बिहार में पहले 3 थी, अब 2 और ऐड हो गई, तो बिहार में रामसर साइट्स हो गई टोटल 5। ओके, नेक्स्ट, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए मैं आपको बताऊं टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया में, और जिनमें से 12 बायोस्फीयर रिजर्व जो थे वो मैप के अंदर आते हैं, यूनेस्को का जो मैप प्रोग्राम है दैट इज मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंदर आते हैं। ओके, 6 नहीं आते थे, ठीक है, 12 आते थे, बट अब इन 6 में से जो 6 नहीं आते उनमें से एक जो है उसको भी यूनेस्को के मैप प्रोग्राम के अंदर ऐड कर दिया गया। तो अब टोटल आउट ऑफ 18 13 बायोस्फीयर रिजर्व हो गए हैं जो कि मैप प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं, और जो लेटेस्ट 13th बना है वो है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो कि हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है। क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है इससे। नेक्स्ट, समुद्र प्रदक्षिणा, ये क्या है, देखिए राजनाथ सिंह ने अभी रिसेंटली फ्लैग्ड ऑफ किया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया से, एक्सपीडिशन को नाम है समुद्र प्रदक्षिणा। ये इंडिया की पहली सच सेलिंग है जहां पर ओनली वुमेन ऑफिसर्स हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लोग यहाँ पर इन्वॉल्व हैं,
और ये एक्सपीडिशन 9 मंथ की होने वाली है, जिसमें 10 वुमेन ऑफिसर्स रहेंगे और ये करीबन 26,000 नॉटिकल माइल्स को कवर करेंगे ये, है ना। और किस वेसल से, आप देख रहे होंगे यहाँ पर त्रिवेणी आपको दिख रहा होगा, जो कि इंडियन आर्मी ने बिल्डअप किया है और इस वेसल के थ्रू इसको कवर किया जाएगा। ओके, नाम है समुद्र प्रदक्षिणा। नेक्स्ट, इंडिया फर्स्ट बैम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको इनॉग्रेट किया है, जो कि बायो रिफाइनरी असम के गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। ओके, ऑफकोर्स इंडिया की ग्रीन एनर्जी के लिए एक बूस्टअप है, इंडिया की पहली बैम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी। नेक्स्ट, अब हम आते हैं अपनी इंटरनेशनल न्यूज में। नेशनल न्यूज मैंने सारी कवर कर दी सितंबर मंथ की, अब इंटरनेशनल न्यूज को कवर करते हैं। देखिए, इंटरनेशनल न्यूज की बात करें तो जो मॉरिशस के पीएम है, नाम है नवीन चंद्र रामगुलम। ओके, ये भी रिसेंटली 9 सितंबर से 16 सितंबर जो है इंडिया में थे, 8 डेज की ये विजिट पे आए थे, बायलैटरल विजिट पे थे। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मॉरिशस के पीएम है, इंडिया और मॉरिशस ने एक लैंडमार्क एग्रीमेंट भी साइन किया है। यहाँ पे एक सैटेलाइट ट्रैकिंग और कम्युनिकेशन स्टेशन जो है वो डेवलप किया जा रहा है चागोस आर्किपेलागोन में। ओके, तो यार कि यूएस यूके की जो मिलिट्री बेस है डिएगो ग्रेशिया, उसी के पास में चागोस आर्किपेलागो में यार रखिएगा इंडिया और मॉरिशस जो है वो एक सैटेलाइट ट्रैकिंग और कम्युनिकेशन स्टेशन जो है वो डेवलप कर रहा है। ओके, नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान, नाम है तेनजिंग टोब्गे, ये भी इंडिया के विजिट में थे 3 सितंबर से 6 सितंबर तक। ओके, नेक्स्ट, अर्थक्वेक अभी रिसेंटली एक 6 मैग्नीट्यूड का स्ट्रक हुआ अफगानिस्तान में, इससे बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई। याद रखिएगा, दैट इज नानगरहार प्रोविंस जो है अफगानिस्तान, वहां पर ये अर्थक्वेक आया था, करीबन 6 मैग्नीट्यूड का ये अर्थक्वेक था। ओके, नेक्स्ट, जो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर है, नाम है लॉरेंस वोंग। ओके, लॉरेंस बिश्नोई नहीं है, ये लॉरेंस वोंग है। ओके, ये इंडिया आए थे अभी सितंबर में, प्राइम मिनिस्टर मोदी से मुलाकात भी की। पूछ सकते हैं सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है। नेक्स्ट, ब्राजील के फॉर्मर प्रेसिडेंट, नाम है जेर बोल्सोनारो। ओके, जेर बोल्सोनारो जो है, इनको 27 साल की प्रिजन हुई है बिकॉज इन्होंने मिलिट्री कूप की कोशिश की थी और कंट्री की, ब्राजील की डेमोक्रेसी को हार्म करने की कोशिश की थी। तो फॉर्मर प्रेसिडेंट को जेल हुई है 27 ईयर्स के लिए। नेक्स्ट, वर्ल्ड का फर्स्ट एआई जनरेटेड मिनिस्टर, नाम है डेला। ओके, सो डेला जो है वर्ल्ड की पहली एआई जनरेटेड मिनिस्टर है और इसको किसने अपॉइंट किया, अल्बानिया की जो गवर्नमेंट है उसने अपॉइंट किया है। ओके, करप्शन वगैरह को रिड्यूस करने के लिए। पावर ऑफ सर्बिया 2 गैस पाइपलाइन, तो पूछ सकते हैं पावर ऑफ सर्बिया 2 गैस पाइपलाइन जो है वो किन दो कंट्रीज के बीच में, तो ये है रशिया एंड चाइना के बीच में। ओके, नेक्स्ट, बुर्किना फासो, माली और नाइजर, इन्होंने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से आपको विड्रॉ कर लिया है। तीनों ही कंट्री में बता दूं आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट से बिलोंग करती हैं और इनका कहना आईसीसी जो है, दैट इज इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये सेलेक्टिव जस्टिस करता है, पार्शियलिटी करता है, इसलिए इन्होंने इसको, इस ग्रुप को छोड़ दिया है। ओके, नेक्स्ट, हाई पावर लेजर सिस्टम, नाम है आयरन बीम। इट्स नॉट आयरन डोम, इट्स आयरन बीम। ये डेवलप किया है इजराइल ने और देखिए इसको इसलिए डेवलप किया है कि लेट अस सपोज कोई ड्रोन अटैक होता है इजराइल में, तो ये यहां से लेजर मारेंगे उस ड्रोन में और ड्रोन को ये खत्म कर देंगे। ठीक है, तो मतलब थ्रू लेजर, हाई पावर्ड लेजर सिस्टम के थ्रू ये मिसाइल्स, इनकमिंग मिसाइल्स को क्या देखिए डिस्ट्रॉय कर पाएगी इजराइल। तो इजराइल ने इसको डेवलप किया आयरन बीम को, पहले आयरन डोम बनाया था, अब उन्होंने आयरन बीम भी बना लिया है। ओके, नेक्स्ट, के वीजा। के वीजा क्या है, देखिए अभी रिसेंटली यूएस से आपको पता होगा H1B वीजा जो है उसकी फीस इंक्रीज कर दी, तो अब चाइना ने इसको टैकल करने के लिए उसने एक अपना वीजा लॉन्च किया, के वीजा। इसके थ्रू आप चाइना ग्लोबल टैलेंट को अट्रैक्ट करना चाह रहा है। ओके, तो उन्होंने भी एक के वीजा जो है यूएस के कंपटीशन में H1B वीजा के कंपैरिजन में के वीजा जो है वो चाइना ने लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट, यूएनजीए, दैट इज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की 88th सेशन अभी रिसेंटली चल रही थी। इसके प्रेसिडेंट कौन है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, वो है अनलेना बारबोक, जो कि जर्मनी से बिलोंग करती हैं। शी इज द प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली ऑफ 88th सेशन। ओके, इस बार 88th सेशन की जो थीम थी वो थी बेटर टुगेदर 80 years and year of 80 years and more for peace, development and human rights, इस बार की थीम थी। ओके, नेक्स्ट, पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया हैव अ स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। देखिए अभी किन दो कंट्री ने एसएमडीए साइन किया, बहुत न्यूज में भी रहा है। इसके अंदर ये एग्रीमेंट है कि किसी भी एक कंट्री में अटैक होता है तो अगली कंट्री पे भी वो अटैक माना जाएगा। ठीक है, तो इंडिया के लिए कंसर्न नहीं है क्योंकि इंडिया तो पाकिस्तान पर अटैक करेगा ही फ्यूचर में, तो ये अटैक सऊदी अरेबिया में भी माना जाए क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने ये एग्रीमेंट साइन किया है। देखिए एग्रीमेंट पाकिस्तान ने क्यों साइन किया, क्योंकि इससे पाकिस्तान को एक तरीके से भीख मिलेगी, हमेशा की तरह भाई लोन लेगा वो जाकर, तो उसको और फंड्स मिल सकेंगे सऊदी अरेबिया को अपनी गिरती हुई इकोनॉमी को बचाने के लिए। ओके, नेक्स्ट है जापान के पीएम है जो कि अब फॉर्मर पीएम हो गए क्योंकि इन्होंने रिजाइन कर दिया अपनी पोस्ट से। इनका नाम है दैट इज शिगेरू इशिबा, ये उनकी इमेज है
और इन्होंने रिसेंटली जो है वो एज अ जापान पीएम रिजाइन कर दिया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टेट न्यूज को, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। थोड़ा पानी पी लेता हूं, उसके बाद हम स्टेट न्यूज को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टेट गवर्नमेंट की न्यूज को देखते हैं, क्या क्या सितंबर मंथ में इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अभी प्राइम मिनिस्टर मिजोरम गए थे और वहां पे उन्होंने बारेबी सारंग न्यू रेलवे लाइन जो है इसका इनॉग्रेशन किया। और ये इनॉग्रेशन करने के बाद जो मिजोरम का आपकी मिजोरम जो है, क्या देखिए, कनेक्टिंग द कैपिटल ऑफ मिजोरम टू द इंडियन रेलवे फॉर द फर्स्ट टाइम। तो आप देख सकते हैं पहली बार रेलवे जो है वो मिजोरम में पहुंची है थ्रू दैट इज बराबी सायरंग न्यू रेलवे लाइन के थ्रू। ओके, और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कनेक्टिंग द कैपिटल ऑफ मिजोरम टू द इंडियन रेलवे नेटवर्क फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये न्यूज में चल रही है रेलवे लाइन, पूछ सकते कहां पर, तो करेक्ट आंसर मिजोरम होगा। ठीक है, याद रखिएगा बाराबी। ओके, नेक्स्ट है लीप। लीप क्या है? लोकल इकोनॉमी एक्सेलरेटर प्रोग्राम, ये फुल फॉर्म है। ये कर्नाटका गवर्नमेंट ने लीप प्रोग्राम को लॉन्च किया, करीबन 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी वो नेक्स्ट 5 ईयर्स में। ओके, और इसके अंदर क्या करेंगे, टायर 2 और टायर 3 टाउन जो है वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर, मेंटरशिप, मार्केट एक्सेस, को वर्किंग स्पेसेस, इन सबको डेवलप किया जाएगा अंडर लीप प्रोग्राम। ओके, चलिए नेक्स्ट है ऑपरेशन स्वर्णा। स्वर्णा का फुल फॉर्म है स्वर्णमुखी वाटर बॉडी एक्शन फॉर रिवर एंड नाला अवेयरनेस। ओके, तो ये जो है तिरुपति अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस ऑपरेशन को लॉन्च किया है। इस ऑपरेशन के अंदर जो स्वर्णमुखी रिवर है, क्या देखिएगा, उसको एक तरीके से रिवाइव करने की बात की है, रिजुवनेट करने की बात की है अंडर ऑपरेशन स्वर्णा। ओके, नेक्स्ट अब हम आते हैं अपने इवेंट्स और समिट्स में। देखते हैं कौन कौन से ऐसे इवेंट्स और समिट्स हैं जो लास्ट सितंबर मंथ में इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वाला है सेमिकॉन इंडिया 2025। देखिए ये इवेंट जो है सेमिकॉन इंडिया 2025, ये इवेंट जो है दिल्ली में यशोभूमि सेंटर में ऑर्गेनाइज किया और प्राइम मिनिस्टर मोदी भी यहाँ पर प्रेजेंट थे। इस कॉन्फ्रेंस का एम जो था वो था इंडिया की पोजीशन एज अ ट्रस्टेड प्लेयर इन द ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में डेवलप करना। उसके लिए सेमिकॉन समिट जो है वी रिसेंटली कंडक्ट की गई दिल्ली में। ओके, नेक्स्ट है आर्म्ड फोर्सेस कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस 2025। ये कॉन्फ्रेंस जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया, कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस 2025, जो कोलकाता वेस्ट बंगाल से इनॉग्रेट की गई है। ओके, इस बार की जो थीम थी वो थी ईयर ऑफ रिफॉर्म्स ट्रांसफॉर्मिंग फॉर द फ्यूचर, वो इस बार की थीम थी। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट 2027। देखिए समिट 2027 में होगी, बट ये समिट जो होगी वो इंडिया होस्ट करने वाला है। इंडिया में चेन्नई दैट इज तमिलनाडु में होस्ट होगी, इसलिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं इंडिया कब होस्ट करेगा 2027 में। ओके, नेक्स्ट जो है दैट इज बिम्स्टेक के यूथ लीडर समिट 2025। ये जो समिट है 9 सितंबर से 11 सितंबर तक चली, जो कि गुवाहाटी असम में हुई है, जहां यंग पीपल का इस रीजन में जो इंपॉर्टेंट रोल है होलिस्टिक डेवलपमेंट में, उस पर ये मीटिंग हुई है, दैट इज बिम्स्टेक यूथ समिट। ओके, नेक्स्ट है फर्स्ट वर्ल्ड पीक कॉन्फ्रेंस 2025। ये कॉन्फ्रेंस 17 से 20 सितंबर में कोची दैट इज केरल में कंडक्ट की गई है और थीम इसकी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द ग्लोबल टी सेक्टर इन लाइन विद फ्यूचर मार्केट्स एंड एनवायरमेंट। ये इस बार की थीम है। ओके, नेक्स्ट 28th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 28th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस 2025। तो मैं आपको उसके बारे में बता दूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस 2025 ये कहां पे हुई है? ये हुई है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। 22 और 23 सितंबर को कॉन्फ्रेंस हुई और इसकी जो थीम थी वो थी विकसित भारत, सिविल सर्विस एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इसकी थीम थी। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। इसी कॉन्फ्रेंस में अवार्ड्स भी दिए गए, वो मैं आगे आपको अवार्ड सेगमेंट में डिस्कस करूंगा कौन से अवार्ड्स जो हैं वो दिए गए इस नेशनल कॉन्फ्रेंस ई गवर्नेंस में। ओके, नेक्स्ट एआई इंपैक्ट समिट 2026, दैट इज ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंपैक्ट समिट 2026, और ये समिट होने वाली है इंडिया में। ओके, तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगी। नेक्स्ट एससीओ दैट इज शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट। देखिए इस बार 25th मीटिंग हुई एससीओ की, जो कि तांजिन चाइना में कंडक्ट की गई और प्राइम मिनिस्टर मोदी भी इस समिट में पहुंचे थे। ओके, अगर मैं इसकी बात करूं इस बार की थीम की समिट की, थीम की बात करूं इस बार की समिट की, तो थीम थी अपहोल्डिंग द शांघाई स्पिरिट, एससीओ ऑन द मूव, ये इस बार की थीम थी। ओके, और जो अगली एससीओ की समिट होगी वो होगी दैट इज किर्गिस्तान में 2026 में, और 2027 में जो होगी वो होगी पाकिस्तान में। तो इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग कि क्या मोदी जी पाकिस्तान जाएंगे, बट मुझे पता है प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो 2027 की जो समिट होने वाली पाकिस्तान में उसको वो नहीं जाएंगे। ओके, नेक्स्ट G20 समिट 2026। देखिए मैं आपको बता दूं इस बार नवंबर 2025 में G20 समिट होने वाली, वो होने वाली साउथ अफ्रीका में।
बट डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि वो इस समिट में नहीं आ पाएंगे, साउथ अफ्रीका के समिट में नहीं आएंगे, क्योंकि उनको साउथ अफ्रीका से कुछ इश्यूज हैं, इसलिए उस समिट में नहीं आएंगे। और उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया कि G20 समिट की 2026 की जो समिट होगी वो होगी यूएसए में, याद रखिएगा। तो ये भी याद रखना, G20 समिट 2026 होगी यूएसए में। नेक्स्ट, दैट इज सजेक्स 2025, फुल फॉर्म है, याद रखिएगा, दैट इज सऊदी अरेबिया ज्वेलरी एग्जीबिशन 2025। ये जेम्स और ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, दैट इज SAJEX 2025। तो ये आपको याद रखना, ये सऊदी अरेबिया में जिद्दा में लॉन्च किया गया टू बूस्ट ज्वेलरी ट्रेड के लिए, इसको इंडिया ने लॉन्च किया। ओके, नेक्स्ट आता है वर्ल्ड फूड इंडिया 2025। ये 4th एडिशन का वर्ल्ड फूड इंडिया हुआ, याद रखिए, जिसको इंडिया ने होस्ट किया। सितंबर में सबमिट हुई 2025 से 28 समिट सितंबर तक, क्योंकि भारत मंडपम न्यू दिल्ली में हुआ। ठीक है, इसके जो पार्टनर कंट्रीज थी इस वर्ल्ड फूड इंडिया समिट में, वो थी न्यूजीलैंड एंड सऊदी अरेबिया वर द पार्टनर कंट्रीज। अब हम आते हैं अपने नेशनल और स्टेट स्कीम्स में, देखते हैं कौन कौन सी स्कीम्स जो थी वो न्यूज में है। तो स्कीम में जो थी वो एक ही स्कीम न्यूज में है, दैट इज मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। ओके, इस स्कीम के अंदर जो बिहार की वुमेन्स है, इनकी एज 18 से 60 साल है और बिहार की रेजिडेंट है, उनको बेनिफिट मिलेगा इस स्कीम के अंदर। स्कीम के अंदर सरकार ने 7500 करोड़ रुपीस रखे और 75 लाख वुमेन्स को उनके अकाउंट में 10,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए गए, जिससे कि वो अपना बिजनेस जो है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सके। ठीक है, और स्कीम का नाम रखा गया मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। ओके, अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए उनके लिए स्कीम बनाई गई है। नेक्स्ट अब आते हैं स्पोर्ट्स न्यूज में, देखते हैं स्पोर्ट्स में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। थोड़ा पानी पी लेता हूं, फिर हम स्टार्ट करते हैं स्पोर्ट्स में सितंबर मंथ में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, स्पोर्ट्स की बात करूं तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेंस की एशिया कप 2025, जो कि क्रिकेट का टूर्नामेंट था। 17th एडिशन का टूर्नामेंट हुआ और इंडिया ने पाकिस्तान को फाइनल में हरा दिया है, 5 विकेट से इंडिया ने हरा दिया है। 2020 में फॉर्मेट हुआ था, इंडिया के 9th टाइटल है चैंपियनशिप में। रनर अप जो रहा वो पाकिस्तान रहा। प्लेयर ऑफ द सीरीज जो रहे हैं वो रहे हैं अभिषेक शर्मा, सबसे ज्यादा रन इन्होंने हिट किए, तो ये बने प्लेयर ऑफ द सीरीज। ओके, और सबसे ज्यादा रन भी इन्होंने ही बनाया अभिषेक शर्मा ने, और सबसे ज्यादा विकेट्स जो है वो कुलदीप यादव ने सबसे ज्यादा विकेट्स लिए। बट फाइनल मैच जो रहा था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, उसमें जो है मैन ऑफ द मैच जो रहे हैं वो रहे हैं तिलक वर्मा। ओके, ये है तिलक वर्मा, ये रहे मैन ऑफ द मैच। बट इंडिया को ट्रॉफी नहीं मिली, क्योंकि एक ट्रॉफी चोर जो है, मैं आपको बता दूं, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है उसके जो प्रेसिडेंट है वो पाकिस्तान के मिनिस्टर हैं एट प्रेजेंट, और वो है ट्रॉफी चोर। उन्होंने क्या किया, जहां इंडिया ने कप जीता वो ट्रॉफी लेके होटल चले गए, क्योंकि अब उन्हें अपनी आवाम को बेवकूफ बनाना है। ओके, तो वो आवाम को ये दिखाने लगे कि एक्चुअली जो मैच हुआ था वो लाइव नहीं था, वो फेक मैच चल रहा था, और ट्रॉफी देखिए उनके पास है। तो ट्रॉफी लेके अब वो पता नहीं कहां चले गए, अपने होटल चले गए, कहां चले गए। तो उनका नाम मैंने ट्रॉफी चोर रखा हुआ है। ठीक है, मोहसिन नकवी उनका नाम है। तो ट्रॉफी चोर पाकिस्तान जो है ट्रॉफी लेके भाग गया, बिना जीते ही लेके भाग गया। तो आप सोच सकते हैं इनकी हालत कितनी होगी। मेरे ख्याल से उस ट्रॉफी को ले जाके बेचेंगे, कुछ इनको पैसा मिल जाएगा तो इनकी GDP इंप्रूव हो सकती है। ओके, चलिए नेक्स्ट है 12th मेंस हॉकी एशिया कप 2025, जो कि बिहार में हो रहा था। इसमें इंडिया ने साउथ कोरिया को फाइनल हरा दिया 4-1 से। इंडिया का 4th एशिया हॉकी कप है ना, 2003, 7 और 17 में इंडिया ऑलरेडी जीत चुका है। इंडिया का ये 4th एडिशन इंडिया ने जीता है। ओके, और इसको जीतने के बाद इंडिया क्वालिफाई कर गया है। वर्ल्ड कप जो होने वाला है बेल्जियम और नीदरलैंड में, उसमें इंडिया क्वालिफाई कर गया डायरेक्टली। ओके, ऐसी वुमेन्स का हॉकी एशिया कप हुआ, बट इसमें वुमेन्स हमारी हार गई, और उनको हराया किसने, उनको हराया है चाइना ने। 4-1 से हमारी वुमेन्स को हरा दिया गया, तो वो सिल्वर आई, गोल्ड जो मिला वो मिला चाइना को। ये जो हो रहा था वुमेन्स का हॉकी एशिया कप जो हो रहा था वो हो रहा था, याद रखिएगा, होंगशू, दैट इज चाइना में ये इवेंट हो रहा था। ओके, नेक्स्ट ग्रैंड स्लैम 2025 की बात करता हूं, जो कि टेनिस का टूर्नामेंट है। देखिए, जो सितंबर मंथ में ग्रैंड स्लैम हुआ है वो है US ओपन। तो मेन सिंगल में जो जीता है कार्लोस अल्क्रास, जो स्पेन से, उन्होंने मेन सिंगल जीत लिया है। और रनर अप जो रहे वो जेनिक सिनर रहे, जो कि इटली से हैं। ओके, मैं दोनों की इमेज आपको दिखा देता हूं। ये है कार्लोस अल्क्रास जिन्होंने जीता है, ये जेनिक सिनर जो कि रनर अप रहे US ओपन 2025 के मेन सिंगल में। वुमेन सिंगल की बात करूं तो US ओपन में अयाना सबलेंका, जो कि बेलारस से हैं, ये रही हैं विनर। और अमांडा, याद रखिएगा, जो कि अमांडा, जो मैं आपको USA से बिलोंग करती है, ये रही है रनर अप। ओके, मैं दोनों की इमेज दिखा देता हूं। यह है अरियाना सबलेंका और ये है आपकी याद रखिए अरियाना सबलेंका, यही जो है जीती है, उनकी इमेज मैंने आपको दिखा दी है। ओके, चलिए नेक्स्ट FID वुमेन ग्रैंड स्विस 2025, जो कि चेस का टूर्नामेंट था, और वुमेन्स कैटेगरी में वैशाली रमेश बाबू ने इस टूर्नामेंट को जीत लिया है।
और मेल में मेंस में इसको जीता है डच के प्लेयर है, नीदरलैंड के प्लेयर है, नाम है अनीश गिरी। इन्होंने मेंस टूर्नामेंट इन्होंने जीता। वुमेन्स जो है वो वैशाली रमेश बाबू ने जीता है। ओके, नेक्स्ट है CAFA नेशन कप 2025, फुल फॉर्म है सेंट्रल एशियन फुटबॉल एसोसिएशन नेशन कप 2025। ओके, इसमें गोल्ड मेडल जीता है उज्बेकिस्तान को, ईरान को मिला है सिल्वर, वेन्यू था तजाकिस्तान, और इंडिया ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल इन काफा नेशन कप 2025 में। ओके, नेक्स्ट फास्टेस्ट सेंचुरी एवर बाय एन इंडियन इन ODI क्रिकेट, तो वो कौन बन गई? वो बन गई स्मृति मंदाना। चाहे आप मेल की बात करो चाहे फीमेल की बात करो, 50 बॉलों में इन्होंने सेंचुरी हिट की, और वो इन्होंने हिट की है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया विराट कोहली का 52 बॉल्स पे, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2013 में रिकॉर्ड बनाया था फास्टेस्ट सेंचुरी का, वो रिकॉर्ड जो स्मृति मंदाना ने तोड़ दिया है। ठीक है, चलिए, मेल क्रिकेट में अभी भी इंडियन मेल क्रिकेटर में अभी विराट कोहली का ही नाम है, बट अगर इंडियन ओवरऑल क्रिकेट की बात करें ODI क्रिकेट में फास्टेस्ट सेंचुरी, तो वो स्मृति मंदाना हो गई है। ओके, नेक्स्ट है आनंद कुमार ने जीता है इंडिया का पहला फर्स्ट एवर गोल्ड एट स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियन, जो कि चाइना में हो रहा था। सीनियर कैटेगरी में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ऐसे जूनियर कैटेगरी में याद रखिएगा अनीश जो है, ठीक है, देख सकते, सॉरी, क्रिश शर्मा जो है, इन्होंने जूनियर चैंपियनशिप में जीता है, और सीनियर में जो जीता है वो जीता आनंद कुमार ने। ओके, नेक्स्ट अपोलो टायर्स की बात करें, नाउ इट इज द मेन स्पॉन्सर ऑफ इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम। तो इंडियन क्रिकेट टीम के अपोलो टायर्स जो हैं वो ऑफिशियल स्पॉन्सर बन गए। नेक्स्ट आते हैं, दैट इज द दिलीप ट्रॉफी 2025 टाइटल, जो कि एक क्रिकेट का टूर्नामेंट है, और सेंट्रल जोन ने इसको जीत लिया है। यह है रजत पाटीदार जो इस टीम के कैप्टन थे, और अपोनेंट इन फाइनल जिसको हराया है वो है साउथ जोन को फाइनल में हराया है। ओके, नेक्स्ट है बलोन d'Or 2025, जो कि फुटबॉल का अवार्ड सेरेमनी है, और मेंस में इस बलोन d'Or अवार्ड को जीता है दैट इज डेम्बेले ने। इन्होंने मेंस कैटेगरी में इस अवार्ड को जीता, जबकि फीमेल कैटेगरी में जो है दैट इज अताना बोनामाती जो है थर्ड कंसेक्यूटिव टाइम इन्होंने ही जीता है, मतलब पिछले 3 साल से यही जीत रही हैं, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट आते हैं 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। ये बॉक्सिंग चैंपियनशिप 4 से 14 सितंबर तक इंग्लैंड में खेली गई। इसमें कजाकिस्तान रैंक 1 पे था, उज्बेकिस्तान रैंक 2 पर, और इंडिया की जो रैंक थी वो थी 3rd रैंक। इंडिया ने टोटल 4 मेडल जीते, इनमें से 2 गोल्ड मेडल थे, एक थी मीनाक्षी हुड्डा ने जितवाया और एक थी जैस्मीन ने हमको गोल्ड जितवाया, जिनमें से एक सिल्वर एक ब्रॉन्ज आया, तो टोटल हमने 4 मेडल जीते हैं इस टूर्नामेंट में। ओके, नेक्स्ट है 23rd फीफा वर्ल्ड कप 2026। मैं आपको बता दूं जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है वो 3 जगहों पे होगा, USA, कनाडा एंड मैक्सिको। ओके, तो इसका जो मैस्कॉट है वो भी अलग अलग जगहों से हुआ है। USA ने इसका मैस्कॉट क्लच बनाया है, एक बाल्ड ईगल आप कह सकते हैं, ये USA ने बनाया है। मैपल द मूस ये कनाडा ने बनाया है, ठीक है, और जायू द जागुआर ये मैक्सिको ने बनाया है, ये मैक्सिको का है, ये कनाडा का है। ये तीनों ने अपना मैस्कॉट जो है, जो होने वाला है 23rd फीफा वर्ल्ड कप 2026, उसका मैस्कॉट जो है वो अनवील किया गया है। नेक्स्ट है BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025, ये कि बैडमिंटन का टूर्नामेंट है, और याद रखिएगा सात्विक और चिराग ने इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025, जो कि पेरिस में फ्रांस में टूर्नामेंट हो रहा था। ठीक है, तो याद रखना आपको इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं आपसे। नेक्स्ट है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025, ये एथलेटिक चैंपियनशिप अभी चल रही है, 26 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक चलेगी, और इसके जो मैस्कॉट बना है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप के मैस्कॉट बनाई, सॉरी, मैस्कॉट जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, विराज ये मैस्कॉट है, यंग एलिफेंट विथ प्रोस्थेटिक ब्लेडेड लेग के थ्रू आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनको मैस्कॉट बनाया गया है। और जो ब्रांड एम्बेसडर बनी है वो बनी कंगना रनौत, ये उनकी इमेज है कंगना रनौत की, ये बनी है ब्रांड एम्बेसडर, बट मुझे लगता है किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस की जगह इनको यहाँ पर किसी स्पोर्ट्स पर्सन को ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए था। बट अभी जो बनी है वो कंगना बनी है, तो ऑप्शन में हो सकता है आप कंगना को मार्क ना करें, बट आपको याद रखना कंगना जो है वो ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुई है। ओके, चलिए आगे आते हैं इंडेक्स रैंकिंग और रिपोर्ट्स में। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा मैं पानी पी लेता हूं, फिर हम स्टार्ट करते हैं इंडेक्स रैंकिंग एंड रिपोर्ट को। तो देखिए, इंडेक्स रैंकिंग रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं, तो देखिए सबसे पहले है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025, 19 एडिशन का इंडेक्स है। इसको सिडनी की ऑस्ट्रेलिया बेस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस जो है वो लॉन्च किया है, और इसमें टॉप 3 कंट्रीज जो है, रैंक 1 पे आइसलैंड है, सेकंड पे आयरलैंड, थर्ड पे न्यूजीलैंड है। एशिया में पीसफुल कंट्री में सिंगापुर रैंक 1 पर है, जबकि इंडिया की रैंक 115 आउट ऑफ 144 कंट्री, सॉरी 115th रैंक जो है वो इंडिया की ओवरऑल रैंक है। पाकिस्तान की 144th रैंक है, रशिया की सबसे लास्ट रैंक है, देख सकते हैं 163 रैंक रशिया की है। ठीक है, नेक्स्ट स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025, ये सर्वेक्षण मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट कराती है, और इसके अंदर इंदौर ने टॉप किया है मिलियन प्लस पॉपुलेशन सिटी में, सबसे स्वच्छ वायु इंदौर की है।
3 से 10 लाख कैटेगरी में अमरावती है, जबकि 3 लाख कैटेगरी में देवास जो कि मध्य प्रदेश में है वो रैंक 1 पर है। ओके, नेक्स्ट है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025, इसको पब्लिश करता है WIPO, दैट इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन से रिलीज करता है। ओके, और इंडिया की जो रैंक है वो 38th रैंक है, स्विट्जरलैंड जो है वो रैंक 1 पर है। ओके, नेक्स्ट 10th एडिशन नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2025। ओके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 10th एडिशन ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2025। ओके, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से डायरेक्टली पूछा जा सकता है। इसे फर्स्ट रैंक ओवरऑल जो आई है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, IIT मद्रास जो है वो ओवरऑल रैंक पर वो रैंक 1 पे रहा है। तो उसका नाम आपको याद रखना है कि NIRF की ओवरऑल रैंक पे कौन आया फर्स्ट रैंक पे, तो वो है आपका दैट इज IIT मद्रास। ओके, नेक्स्ट ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025, ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो इसमें इंडिया की जो रैंकिंग है वो है 38th रैंक है इन ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में। ओके, और आउट ऑफ 64 कंट्रीज इंडिया की रैंक है 38th, रैंक 1 पे जो है वो है स्पेन। अब सोचें ग्लोबल डिजिटल नोमैड होता क्या है। देखिए मैं आपको बताऊं, जो लोग अलग अलग सिटीज में जाते हैं, ऑनलाइन वर्क करते हैं अपना, तो अलग अलग सिटीज में या कंट्रीज में जाकर वर्क करते हैं, ठीक है, वहां पर उनको इंटरनेट की जरूरत होती है, सिक्योरिटी वगैरह ये सब अच्छा होता है, तो वहां पर वो जाकर इजिली वर्क कर सकते हैं। जैसे डिजिटल नोमैड इंडिया में भी डेवलप किए जा रहे हैं। अभी सिक्किम में आपने देखा होगा एक विलेज याक्तिन विलेज करके, उसको नोमैड विलेज डिक्लेयर किया गया है। ओके, डिजिटल नोमैड विलेज। तो ऐसे करके ग्लोबल डिजिटल नोमैड की रिपोर्ट आई, उसमें इंडिया की रैंक 38th है। इंडिया को और इंप्रूव करने की जरूरत है। इसमें इससे टूरिज्म भी डेवलप होता है, ठीक है, क्योंकि जो लोग का ऑनलाइन काम है वो अलग अलग सिटीज में जाकर अपना वर्क कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आते हैं फेस्टिवल्स में, देखते हैं कौन कौन से फेस्टिवल्स इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है दैट इज हाथी चिली फेस्टिवल, याद रखिएगा हाथी चिली फेस्टिवल। ये फेस्टिवल किस स्टेट का है, दैट इज मणिपुर। नेक्स्ट है ओनम फेस्टिवल, केरल में सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है मेला पाट फेस्टिवल, याद रखिए मेला पाट फेस्टिवल जम्मू एंड कश्मीर का इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट सनराइज फेस्टिवल, ये देखिए अरुणाचल प्रदेश होस्ट करने वाला फर्स्ट एवर सनराइज फेस्टिवल, जो कि डोंग विलेज में होगा। मैं आपको बता दूं डोंग विलेज कहां पर है, ये ट्राई जंक्शन पॉइंट है इंडिया चाइना और म्यांमार का। ओके, और यहां पर 29 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी, मतलब न्यू ईयर इस बार आप अगर बनाना चाहते हैं तो डोंग विलेज जाइए, आप वहां पर अरुणाचल प्रदेश जाइए, और वहां पर ये फर्स्ट एवर इंडिया का फर्स्ट एवर सनराइज फेस्टिवल जो है वो भी आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट अवार्ड्स पे, देखते हैं सितंबर मंथ में कौन कौन से अवार्ड्स न्यूज में है। सबसे पहले दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2023, देखिए 2023 अवार्ड यहाँ लिखा हुआ है, बट ये अवार्ड अभी सितंबर 2025 में ये अवार्ड दिया गया, और ये मलयालम के सुपरस्टार मोहन लाल को ये अवार्ड मिला है। इनको ऑलरेडी पद्मश्री पद्म भूषण जो है वो ऑलरेडी मिल चुका है, और इनको अब दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया है, जो कि इंडियन सिनेमा का हाईएस्ट ऑनर है। इससे पहले 2022 का जो अवार्ड था दादा साहेब फाल्के का, वो मिला था मिथुन चक्रवर्ती को। ओके, नेक्स्ट है 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स, इसमें बेस्ट एक्टर जो है वो शाहरुख खान बने हैं जवान मूवी के लिए, और विक्रांत मैसी बनी है 12th फेल के लिए। तो दो लोग को ये अवार्ड शेयर किया गया है, और बेस्ट एक्ट्रेस जो है वो रानी मुखर्जी बनी है मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। अगर आप इसका डिटेल लेक्चर चाहते हो तो मैं लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। मैंने ऑलरेडी 71st फिल्म फेस्टिवल पे एक डिटेल वीडियो बना रखा है, ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, जरूर जाकर देखना, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इस पर आप और डिटेल्स पे इस पर आपको लेक्चर मिल जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड फॉर इकोनॉमिक्स। ये अवार्ड हमारे लेट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया गया है। नेक्स्ट रमन मैग्सेसे अवार्ड 2025, 3 पर्सनालिटीज या इंस्टीट्यूशंस को मिला है, इनमें से 2 तो पर्सन है और एक याद है कि ऑर्गेनाइजेशन है। तो जो 2 पर्सन है, एक है शाहिना अली जो कि मालदीव से बिलोंग करती हैं, उनके एनवायरमेंटल वर्क की वजह से उनको दिया गया है। एक है फ्लविनो जिन्होंने अपना फिलीपींस के लिए कंट्रीब्यूशन दिया है, इसकी वजह से उनको भी रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया, जो कि एक नोबेल प्राइज कहा जाता है एशिया का। ओके, अब देखिए जो ऑर्गेनाइजेशन को जिसको अवार्ड मिला है वो एक इंडियन एनजीओ है, दैट इज वाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनजीओ का नाम है दैट इज एजुकेट गर्ल्स। ओके, सफीना हुसैन जो है वो इसकी फाउंडर है एजुकेट गर्ल्स। तो क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली इस बार पूछा ही जाएगा एजुकेट गर्ल्स से रिलेटेड, ट्रिपल स्टार लगा रहा हूं। ओके, नेक्स्ट है लता मंगेशकर अवार्ड फॉर द 2024। तो 2024 का लता मंगेशकर अवार्ड किसको दिया गया है, ये अवार्ड दिया गया सोनू निगम को। सेरेमनी इंदौर मध्य प्रदेश में हुई, और ये अवार्ड सोनू निगम को दिया गया है। नेक्स्ट 2025 यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड, ये मिला है जिनाली मोदी, मुंबई से बिलोंग करती है, इनको मिला है यंग अर्थ चैंपियन अवार्ड 2025, जो कि यूएनईपी दैट इज यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम और प्लैनेट ए ने ये अवार्ड प्रेजेंट किया है।
नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट जो है उसका अवार्ड मिला है बेस्ट स्टेट अवार्ड फॉर सिल्क डेवलपमेंट। इसका अवार्ड जो है वो आंध्र प्रदेश को दिया गया है। नेक्स्ट नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2025। मैंने अभी आपको बताया जो ई गवर्नेंस की सबमिट हुई है वो ही है कहां पर, अभी मैंने आपको बताया आपको विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और वहां पर कुछ अवार्ड्स बटे हैं। अवार्ड्स में आपको याद रखना गोल्ड अवार्ड किसको मिला है, तो गोल्ड अवार्ड जो है रोहिणी ग्राम पंचायत है, याद रखिए जो कि महाराष्ट्र में है, उसको ये अवार्ड रोहिणी ग्राम पंचायत को गोल्ड अवार्ड जो है वो दिया गया है। गोल्ड अवार्ड पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट है इंटरनेशनल वाटर अवार्ड। ये अवार्ड मिला पुणे बेस्ड साइंटिस्ट है डॉक्टर हिमांशु कुलकर्णी। ये पहले इंडियन बने हैं, याद रखिएगा, फर्स्ट फ्रॉम द इंडियन सब कॉन्टिनेंट टू बी अवार्डेड इंटरनेशनल वाटर प्राइज 2020 या इंटरनेशनल वाटर प्राइज 2025 जो अवार्ड इनको दिया गया है। ये अवार्ड 2009 से इंस्टीट्यूट किया गया है, जिसको स्पॉन्सर करता है वाटर सेंटर द यूनिवर्सिटी ऑफ ओक्लाहोमा यूएसए, इसको याद रखिएगा स्पॉन्सर्ड करता है। ओके, नेक्स्ट अब हम आते हैं मिलिट्री एक्सरसाइजेस में, देखते हैं मिलिट्री एक्सरसाइज में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। देखिए मिलिट्री एक्सरसाइज की बात करें सबसे पहले है एक्सरसाइज जपैड 2025। ओके, तो एक्सरसाइज जपैड 2025 जो है एक मल्टीलेटरल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, दैट इज एक्सरसाइज जपैड 2025। वेन्यू जो है वो इसका रशिया है, रशिया में हुई। इंडिया ने इस मल्टीलेटरल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट है एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2025, 21st एडिशन का ये एक्सरसाइज है। वेन्यू जो है वो अलास्का जो है वो मतलब यूएसए इसका वेन्यू था। इंडिया और यूएसए की ये एक्सरसाइज याद रखिएगा युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज मैत्री 2025 जो कि इंडिया और थाईलैंड की एक्सरसाइज है। 14th एडिशन की एक्सरसाइज थी, उमरोई मेघालय में ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई। ओके, नेक्स्ट है एक्सरसाइज पैसिफिक रीच 2025। एक्सरसाइज पैसिफिक रीच 2025 की अगर मैं बात करता हूं तो इट इज अ मल्टीनेशनल एक्सरसाइज जो भी कंडक्ट की गई है सिंगापुर में। मल्टीनेशनल मतलब बहुत सारे नेशन से पार्टिसिपेट किया, इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया इसमें। इंडिया ने अपना आईएनएस निस्तार जो है वो इस एक्सरसाइज में भेजा भी है। ओके, नेक्स्ट है एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2025 जो कि एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज थी। इंडिया ने इस एक्सरसाइज को भी पार्टिसिपेट किया जो कि इजिप्ट में कंडक्ट की गई है। ओके, नेक्स्ट है इंडियन आर्मी ने एक एक्सरसाइज कंडक्ट की, इसका नाम था अमोगा फुरी। ओके, ये एक्सरसाइज मैं आपको बता दूं महाजन फील्ड फायरिंग रेंज जो कि थार डेजर्ट राजस्थान में है, वहां पर ये अमोग याद रखिएगा अमोगा फुरी एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट की गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा एक इंटीग्रेटेड फायर पावर एक्सरसाइज थी जो आपको याद रखना है कहां पे कंडक्ट की गई। नेक्स्ट है अग्नि प्राइम मिसाइल। देखिए अग्नि प्राइम मिसाइल की बात करूं तो इंडिया ने सक्सेसफुली जो इंटीग्रेटेड रेंज अग्नि प्राइम मिसाइल की है उसको रेल से ट्रेन से इसको लॉन्च किया है, और डीआरडीओ स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड ने ज्वाइंटली इसको डेवलप किया था। और याद रखना आपको ये इसकी जो रेंज है वो न्यूक्लियर केपेबल ये मिसाइल है, तो ये 2000 किलोमीटर तक जा सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दैट इज आदम्या क्लास फर्स्ट फास्ट पेट्रोल वेसल। ये पूछ सकते हैं आदम्या क्लास फास्ट पेट्रोल वेसल, ये आदम्या जो इंडियन कोस्ट गार्ड शिप आदम्या जो है अभी इसको कमीशन किया गया है उड़ीसा से, तो ये पूछ सकते हैं ये है क्या, यानी कि एक फास्ट पेट्रोल वेसल है जिसका नाम है आदम्या। ओके, अभी इसको कमीशन किया गया है। नेक्स्ट है अब आते हैं हम साइंस एंड टेक पे आते हैं, देखते हैं साइंस एंड टेक में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले चंद्रयान 5 जो है इसको लॉन्च किया जाएगा, ज्वाइंट मिशन होगा किन दो कंट्रीज का, ये मून में मिशन लॉन्च करेंगे, इसका इंडिया और जापान का ज्वाइंट मिशन है। ओके, नेक्स्ट होप स्टेशन दैट इज ह्यूमन आउटर प्लैनेट एक्सप्लोरेशन स्टेशन जो कि लद्दाख में स्टैब्लिश किया जा रहा है। ये एनालॉग स्टेशन जहां पर जैसे अब स्पेस में जाते हैं जो डिफिकल्टीज हम फेस करते हैं वो चीज का एटमॉस्फेयर यहाँ बनाया जाएगा जिससे आपको समझ में आ सके आप कैसे वहां पर रह सकते हैं स्पेस में। ओके, नेक्स्ट है जुपिटर। ये जुपिटर क्या है बता दूं मैं आपको, करेंटली यूरोप का मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर है, नाम है जिसका जुपिटर। ओके, इसको लॉन्च किसने किया, इसको लॉन्च किया जर्मनी ने, तो ये भी आपको एग्जाम के लिए याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट मेड इन भारत 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, ये अभी रिसेंटली फर्स्ट मेड इन भारत 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर जो है डेवलप किया है, इसको विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने, और इसका नाम है विक्रम 32 बिट प्रोसेसर जिसको इसरो की सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी में डेवलप किया गया है। ठीक है, तो पूछ सकते हैं फर्स्ट मेड इन इंडिया भारत 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या, तो करेक्ट आंसर विक्रम 32 बिट प्रोसेसर जो है वो इसका नाम है। ठीक है, अब आते हैं हम इंपॉर्टेंट बुक्स में, देखते हैं सितंबर मंथ में कौन कौन सी बुक्स जो है वो न्यूज में थी। सबसे पहले है दैट इज दापान। ओके, जो कि इप्सिता चक्रवर्ती जो है वो इसके ऑथर हैं, कश्मीरी स्टोरीज ऑफ सर्वाइवल पर ये बुक है, नाम है दापान। ओके, नेक्स्ट है दैट इज रवि
के मिश्रा की बुक है, बुक का नाम है डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डिलिमिटेशन, ये इस बुक का नाम है। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, ये बुक का नाम है, और इसके जो ऑथर हैं वो हैं फॉर्मर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ जो है वो इसके ऑथर हैं। नेक्स्ट, मदर मैरी कम्स टू मी, अरुंधति रॉय की बुक है मदर मैरी कम्स टू मी। ओके, ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडिया डीप स्ट्राइक इनसाइड पाकिस्तान, और KGS धिलन जो है वो इसके ऑथर है। ओके, नेक्स्ट, द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ। ओके, और इस बुक के ऑथर जो है वो है अमीश त्रिपाठी, ये उनकी इमेज है। ओके, नेक्स्ट है बिलीवर्स डिलेमा। ओके, बुक है, और इस बुक के ऑथर जो है उनका नाम है अभिषेक चौधरी जो है वो इस बुक के ऑथर हैं। याद रखिए बिलीवर्स डिलेमा, याद रखिए अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम की ये बुक है। नेक्स्ट है भारत रत्न भूपेन हजारिका, ये बुक लॉन्च की गई है, उसके ऑथर जो है वो है अनुराधा शर्मा जो है वो इसकी ऑथर है। ऐसे ही डिफरेंट बट नो लेस, ये बुक का नाम है, उसके ऑथर जो है वो है अनुपम खेर जो है वो इसके ऑथर हैं। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट डेज में, देखते हैं सितंबर मंथ में कौन कौन से डेज और थीम्स इंपॉर्टेंट थी। सबसे पहले आते हैं टीचर्स डे में, 5 सितंबर को सेलिब्रेट की गई, थीम थी इंस्पायरिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लर्नर्स। इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर को सेलिब्रेट की गई, थीम थी लिटरेसी इन द डिजिटल एरा एंड मल्टीलिंगुअलिज्म। ओके, नेक्स्ट, हिंदी दिवस 2025 14 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया, थीम थी हिंदी द स्ट्रेंथ ऑफ नेशनल यूनिटी एंड ग्लोबल आइडेंटिटी, ये इस बार की थीम थी। नेक्स्ट, इंजीनियर्स डे 2025 याद रखिएगा 15 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं, थीम थी डीप टेक्नोलॉजी डीप टेक एंड इंजीनियरिंग एक्सीलेंस ड्राइविंग इंडिया टेकहेड, ये इस बार की थीम थी। ओके, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 2025, ये 15 सितंबर को इसको भी सेलिब्रेट करते हैं, थीम थी अचीविंग जेंडर इक्वालिटी एक्शन बाय एक्शन। नेक्स्ट, वर्ल्ड ओजोन डे 2025, थीम थी फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन, ये थीम थी और सेलिब्रेट करते हैं हम 16 सितंबर को। नेक्स्ट, आयुर्वेदा डे, इस बार 10th आयुर्वेदा डे सेलिब्रेट किया गया 23 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, और इस बार जो होस्ट स्टेट था यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया वो था गोवा। ओके, और थीम थी आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लैनेट। नेक्स्ट, वर्ल्ड मैरीटाइम डे 2025 25 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, थीम थी आर ओशियन आर ओब्लिगेशन आर अपॉर्चुनिटी, ये इस बार की थीम थी। नेक्स्ट, वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं, थीम थी टूरिज्म एंड सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन, ये इस बार की थीम थी। अब हम आते हैं ऑबिटरीज में, देखते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेथ हुई है इस बार सितंबर मंथ में। ओके, तो सबसे पहले एक क्लासिकल सिंगर है, नाम है पंडित दैट इज चानूलाल मिश्रा। ओके, तो पंडित चानूलाल मिश्रा जो है एट द एज ऑफ 89 की डेथ हो जाती है, इनको पद्म विभूषण भी मिल चुका है। यानी वोकलिस्ट रहे हैं पंडित चानूलाल मिश्रा, और हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के बहुत फेमस सिंगर रहे हैं, और इनकी क्लासिकल सिंगर की डेथ हो गई है। ओके, नेक्स्ट है कन्नड़ के राइटर, नाम है डॉक्टर SL भैरप्पा। ओके, अभी रिसेंटली इनकी डेथ हुई है, इनको पद्म भूषण मिल चुका है 2023 में, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, आप नाम याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है गुरु शारदा हॉफमैन, जो कि इंडियन क्लासिकल डांस से भरतनाट्यम से बिलोंग करती हैं, इनकी भी डेथ हो गई है। ओके, नेक्स्ट फॉर्मर CM रहे मेघालय के, नाम है DD लपांग, इनकी डेथ हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं जुबिन गर्ग की, बहुत फेमस पर्सनालिटी है, अगर आप बॉलीवुड वगैरह सॉन्ग सुनते हैं, मेरा एक फेवरेट सॉन्ग है, नाम है याली, आई थिंक आपने गाना सुना होगा याली करके। ओके, और ये गाना इन्होंने ही गाया था जुबिन गर्ग ने। एक्चुअली ये गए थे सिंगापुर, वहां पे स्कूबा ड्राइविंग करते हुए इनको एक ट्रेजिक इंसिडेंट हो गया और इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, एट द एज ऑफ 52 इनकी डेथ हो गई। ये वहां पर नॉर्थ ईस्ट का फेस्टिवल अटेंड करने सिंगापुर गए थे, और वहां पर जुबिन गर्ग की डेथ हो गई। ही बिलोंग टू असम, और असम के बहुत फेमस सिंगर हैं ये। ओके, वहां पर मतलब आप देख सकते हैं इनकी डेथ हुई थी, कितनी ज्यादा भीड़ देखने को मिली थी। ओके, तो हम आते हैं मिसलेनियस अपने लास्ट पार्ट में, जो भी बचा कुचा सितंबर मंथ में वो यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है दैट इज दरोमा डॉल इन जापान। देखिए प्राइम मिनिस्टर जापान अभी विजिट पे गए थे, जापान और चाइना की विजिट पे गए थे, और जापान जब वो विजिट जाते हैं तो वहां पर उनको जापान के प्राइम मिनिस्टर को प्रेजेंट किया जाता है दारुमा की डॉल, आप यहाँ पर देख रहे होंगे। ये डॉल एक तरीके से ऑस्पिशियस है, वहां की गुड लक और परसिवरेंस की ये साइन है, और ये वहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी को प्रेजेंट की गई। ओके, नेक्स्ट है बैरन आइलैंड, मैं आपको बता दूं ये अंडमान निकोबार में है, और एग्जैक्ट बताऊं तो अंडमान जो आपके अंडमान सी है वहां पर बैरन आइलैंड लोकेटेड है। ये इंडिया का इकलौता एक्टिव वॉल्केनो है। अभी रिसेंटली इस पे एरप्शंस हुए हैं, सितंबर मंथ में 2 बार इस पे एरप्शंस हो चुके हैं। ओके, तो ये आपको है बैरन आइलैंड, जिसको बैरन आइलैंड वॉल्केनो भी हम कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है सिविल सोसाइटी लीडर्स फ्रॉम लद्दाख जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की डिमांड कर रहे हैं। लद्दाख में आपने देखा होगा प्रोटेस्ट चल रहा था,
उनकी डिमांड थी उनको 6 शेड्यूल में ऐड किया जाए और उनको स्टेटहुड कंप्लीट स्टेट जो है वो बनाया जाए। और इस पर आप देखा होगा क्लाइमेट एक्टिविस्ट है सोनम वांगचुक जिनको अरेस्ट कर लिया गया और ये बताया गया उनके पाकिस्तान से कुछ संबंध थे। ये गवर्नमेंट ने बात बताई है, ठीक है। और लद्दाख क्यों 6 शेड्यूल और कंप्लीट स्टेटहुड स्टेटस चाहता है, क्योंकि ऑफकोर्स वो चाहता है अपने वो डिसीजन खुद ले, बट इंडिया गवर्नमेंट क्यों नहीं प्रोवाइड करी। देखिए पहले तो मैं बात करें कांग्रेस गवर्नमेंट हुआ करती थी तब तो ये एक जम्मू एंड कश्मीर सिर्फ हुआ करता था, लद्दाख एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी भी नहीं था। बीजेपी गवर्नमेंट है इसको सेपरेट यूनियन टेरिटरी बनाया लद्दाख को। अब लद्दाख चाहता है कि उसको एक कंप्लीट स्टेटहुड स्टेटस भी मिल जाए। देखिए स्टेटहुड स्टेटस इसलिए नहीं मिल सकता, आपको पता होगा उसकी जो लोकेशन है वो पाकिस्तान और चाइना के बीच में है, ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट नहीं चाहती कि वहां पर कोई इश्यूज आए, है ना, इसलिए यूनियन गवर्नमेंट जो डायरेक्टली इसको कंट्रोल करना चाहती है, इसलिए इसको यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर की गई है, ठीक है। और आपको बता दूं यहाँ पे जनसंख्या जो 3 लाख की है सिर्फ। अब 3 लाख की जनसंख्या में अगर आप स्टेट बना दोगे तो आप सोचो वहां पर 40 सीट भी बनाओगे तो वहां मतलब 3,000 वोट मिलेंगे तो कोई वहां पर मतलब एमएलए बन जाएगा। इतना वोट तो एक कॉलेज की यूनिवर्सिटी में लोगों को मिल जाता है। तो पॉपुलेशन इतनी कम है, अब स्टेट नहीं बना सकते इतनी कम पॉपुलेशन के लिए, ठीक है। दूसरी बात 6 शेड्यूल, हाँ इसके अंदर मेरे को लगता है ऐड होना चाहिए 6 शेड्यूल के अंदर। देखिए 6 शेड्यूल मिलने के 6 शेड्यूल में अगर ऐड हो जाता है लद्दाख तो इसको बहुत सारे एक ऑटोनॉमस पावर मिल जाते हैं, है ना। बहुत सी एजेंसीज जो होती हैं वो यहाँ पर वर्क करती हैं, याद रखिएगा, जिससे इनको एक तरीके से ऑटोनॉमी मिल जाती है, मतलब को अपने डिसीजन खुद से लेंगे। बट अभी गवर्नमेंट इसलिए नहीं प्रोवाइड कर रही क्योंकि आपको पता होगा अगर बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं अभी लद्दाख में, क्योंकि चाइना आपके पास में है तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। और जब ऑटोनॉमी ज्यादा मिल जाएगी 6 शेड्यूल के अंदर ना, तो फिर बहुत सारी जो आप देखें रेड टेपिज्म स्टार्ट हो जाएगा, मतलब इजिली फाइल्स पास नहीं होंगी, है ना, इजिली वो वहां पर रोकेंगे, बार बार कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होगा उसको रोक दिया जाएगा। इसलिए अभी 6 शेड्यूल के अंदर उसको ऐड नहीं किया गया। बट ऑफकोर्स अभी रिसेंटली ही 2019 में ही वो यूनियन टेरिटरी जो है वो डेवलप हुआ है। ओके चलिए आगे। अहमदनगर रेलवे स्टेशन जो है जो कि महाराष्ट्र में है उसका नाम चेंज करके अहिल्या नगर कर दिया गया है। ओके नेक्स्ट आते हैं, देखिए जो लैरी एलिंसन है जो कि ओरेकल के को फाउंडर हैं, अभी इन्होंने एलॉन मस्क को पीछे कर दिया और ये वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं एलिंसन, जो कि ओरेकल के को फाउंडर हैं। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जीएसटी की काउंसिल मीटिंग हुई और जीएसटी के रिफॉर्म्स आपको बताओ इंप्लीमेंट हो चुके हैं देश भर में, है ना। 22 सितंबर से ये इंप्लीमेंट हुए हैं। और इसके बाद जो टैक्स स्लैब 4 स्लैब हुआ करते थे, 5%, 12%, 18% और 28%, इनमें से 12% और 28% स्लैब्स को हटा दिया गया है और 2 ही स्लैब है 5% और 18%। और इससे बहुत ज्यादा रेट्स जो है वो कम हुए हैं। अगर आप मार्केट में जाएंगे तो आप देखेंगे प्रोडक्ट्स जो पहले बहुत महंगा हुआ करते थे बट अब वो प्रोडक्ट्स बहुत सस्ते हो गए। गवर्नमेंट ने रिसेंटली जीएसटी रिफॉर्म्स किए हैं। ओके नेक्स्ट है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ये क्या है, देखिए यहाँ पर सीआरपीएफ ने, छत्तीसगढ़ पुलिस ने और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड ने, कोबरा बटालियन ने मिलकर ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, जो कि एंटी नक्सल ऑपरेशन था। दैट इज कोरेगुटलू हिल्स में, जो कि छत्तीसगढ़ तेलंगाना के बॉर्डर में आता है। तभी इसे ऑपरेशन के लिए फैसिलिटेट किया गया इनको न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है MiG-21 जो MiG-21 है आपका एयरप्लेन है, उसको फाइनल फेयरवेल दे दिया गया, मतलब उसको डीकमीशन कर दिया गया है। और देख सकते हैं यहाँ पर राजनाथ सिंह जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे भी हुए हैं, ठीक है। तो ये थे हमारी सितंबर मंथ की पूरी करंट अफेयर्स। आप देखा होगा मैंने हर चीज यहाँ पर डिस्कस की है, पॉइंट फ्रेम में सारी चीज हमने डिस्कस की है। आप सोचोगे सर इसके एमसीक्यूज मिल जाते तो मजा आ जाता। देखिए जाते जाते मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको एमसीक्यूज चाहिए तो मैं आपको टोटल एमसीक्यू दे देता हूँ, जनवरी से सितंबर तक के एमसीक्यू दे देता हूँ। आप प्रैक्टिस करिए एमसीक्यू के। 2000 एमसीक्यूज में आपको दे देता हूँ लास्ट 9 मंथ के। यहाँ देखिए एमसीक्यूज जो रहेंगे उसमें आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया रहेगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन भी दिया रहेगा और इमेजेस भी रहेंगी। तो ऐसे करके मैं आपको 2000 एमसीक्यूज दे देता हूँ। कैसे मिलेंगे, नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा 8815306208 पर आप व्हाट्सएप करिए, हम आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। या तो आप मेरे एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर भी आप करंट अफेयर्स के कोर्स को बाय कर सकते हैं, वहां पर भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। देखिए एप्लीकेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, इसका नाम है कॉम्बो ऑफर कोर्स। इसको आप तुरंत जाकर बाय करिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने अभी आपको करंट अफेयर्स बताया वो तो मिलेगी ही, आपको साथ साथ में स्टैटिक जीके भी मिल जाएगा और हर सब्जेक्ट के, याद रखिएगा, एमसीक्यूज भी आपको जीएस के अवेलेबल हो जाएंगे। तो कॉम्बो पैक बहुत कम कॉस्ट में, और अभी 1,000,040 अगर आप कूपन कोड लगाते हैं तो 40% का ऑफ भी आपको मिलता है। कोई कोर्स नहीं चाहिए, उसको सिर्फ पीडीएफ चाहिए, वो इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। जो भी पीडीएफ के चार्जेस होंगे वो हम आपको बता देंगे। ओके तो यहाँ पर होता है मेरा लेक्चर कंप्लीट। थोड़ा बड़ा लेक्चर था बट हमने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। अगर आप चाहते हैं ऐसी मंथली करंट अफेयर्स बनाते रहें तो एटलीस्ट वीडियो को लाइक करिए। लाइक करेंगे तो हमको कॉन्फिडेंस मिलता है, हम आपके लिए और भी लेक्चर्स बनाते हैं।
चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। आप देखिए यहाँ पे डेली करंट अफेयर से लेके एवरीथिंग यहाँ पर अपडेट होती है, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। ओके, और याद रखिएगा चैनल को शेयर, अपनी वीडियो को भी जितना हो सके अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, तो हम आपके लिए और भी ऐसे वीडियोस बना सकें। जिनको भी नोट्स लेना है वो नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके नोट्स को बाय कर सकते हैं। ओके, तो अभी यहाँ पर मुझे चलना होगा। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।